एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय सेलेटर रूल। तो इसके पहले हमने देखिए 2 वीडियो अपलोड किया था, उन दोनों वीडियो में हमने बात किया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, ठीक, अर्थात जेड इफेक्ट के बारे में तथा सिग्मा के बारे में, ठीक। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप ये दोनों वीडियो जाके देख लें। देखिए जेड इफेक्ट मतलब सिंपली आप देखते हैं, या इसका पूरा जो नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। और ये है आपका शील्डिंग ORR, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक, जिसमें इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक, जिसमें जेड होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम और सिग्मा होता है उसके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट। चलिए हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग कांस्टेंट का मान होता है, वैल्यू होता है, कैसे निकाला जाता है और इसका अप्लाई इसमें कैसे किया जाता है, यानी कैसे आप किसी भी एटम के लिए जेड इफेक्ट का मान या शील्डिंग इफेक्ट का मान निकाल सकेंगे, ठीक। तो देखिए इसके लिए 1930 में एक स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल का प्रतिपादन किया, ठीक। स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रूल का प्रतिपादन, यानी कि एक रूल को इन्होंने डेवलप किया, अर्थात इन 1930, ठीक, स्लेटर was developed a theory, ठीक, or rule for determining or calculating sigma values, ठीक, sigma values called स्लेटर रूल। देखिए स्लेटर रूल के कुछ पास्टुलेट्स थे, ठीक, जिसमें इनका जो पहला पास्टुलेट था, यानी इनका जो पहला रूल था या जम्पसन था, ठीक, वो ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है, ठीक, उसको हम अरेंज कुछ इस प्रकार करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे उनका ऑर्डर था, उन्होंने कहा कि कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे 1s, ठीक, आप एक ले लेंगे, फिर 2s 2p हो जाएगा, फिर रहता है आपका 3s 3p, फिर होता है आपका 3d, फिर आता है 4s 4p, फिर होता है 4d, फिर होता है 4f, फिर 5s 5p, ठीक, ऐसे एक एक कोष्टक में, ठीक, ऐसे फिर डॉट डॉट डॉट। जबकि आप अभी तक क्या जानते हैं, या जो आप एनर्जी लेवल का ऑर्डर लिखते हैं वो लिखते हैं अबाव के अकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने यानी अबाव ने n+l रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल को रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, यानी रखे जाते हैं, सॉरी भरते हैं, यानी फिल किए जाते हैं, ठीक। अब n+l रूल क्या कहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक, एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि विथ इंक्रीज इन एनर्जी लेवल के ऑर्डर में ये भरे जाते हैं, यानी फिल किए जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा आपको नहीं देखना है, यहाँ पे आपको इस ऑर्डर में देखना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला जंक्शन ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा वैल्यू, ठीक, फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा वैल्यू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, फिर इसमें, फिर इन सब में जाना है, ठीक, इस तरह कुछ भरना है आपको। चलिए फिर दूसरा, इनका दूसरा जंक्शन क्या था, ठीक। तो इनका जो दूसरा जंक्शन था वो जंक्शन ये था कि देखिए जो आपका आउटरमोस्ट, यानी कि एकदम आउटरमोस्ट, ठीक, यानी बाह्य वाला, यानी आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, जिसके लिए हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए पर इलेक्ट्रॉन जो आपको वैल्यू लेना है, काउंट करना है, वो 0.35 आपको कैलकुलेट करना है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको लेना है 0.35, ठीक, वैल्यू। कितना लेना, 0.35। फिर देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, फिर दूसरा पॉइंट क्या था,
सॉरी तीसरा पॉइंट ये था कि अगर जैसे ये किसके लिए आउटरमोस्ट अर्थात ENS अथवा NP के लिए है, ENS अथवा NP इलेक्ट्रॉन NP सेल इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपको कंट्रीब्यूशन देना है वो कितना लेना है 0.35। लेकिन अगर यही कंट्रीब्यूशन देखना आपको 1s सेल के लिए, ठीक, या 1s ऑर्बिटल के लिए, सॉरी 1s सेल 1s ऑर्बिटल के लिए, तब जो आपका एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.30। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आपको देखना है 2s 2p के लिए या 3s 3p के लिए या 4s 4p के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.35। कितना होगा 0.35 हो जाएगा, अर्थात ENS तथा NP के लिए। ये आपका कहता है सेकंड एजम्पशन। फिर थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि राइट साइड ऑफ द ENS और NP इलेक्ट्रॉन, ठीक, अर्थात हमको जिस इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए हमको सपोज करिए कि किसी भी एटम के लिए जो वैल्यू है, इसे मान लेते हैं हम कि आपका 2s 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और फिर इसके बाद 3s में भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है वैल्यू, मान लीजिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, हमको कैलकुलेट करना है इसके लिए सिग्मा का वैल्यू, तो जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 0 होगा। अर्थात जो हमारा आउटरमोस्ट सेल होगा जिसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए, जैसे आउटरमोस्ट तो यहाँ पे देखिए ये भी है, लेकिन हमको ये नहीं दिख रहा, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए उसके राइट साइड में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसका कंट्रीब्यूशन अर्थात रिपल्सन क्या होगा 0 होगा। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके 3 सेल हैं, जिसमें देखिए मान लेते हैं ये आपका हो गया न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो मान लीजिए हमको इसके लिए कैलकुलेट करना है कि इस पर कितना शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू होगा, यानी कि कितना सिग्मा का वैल्यू होगा। तो अगर मान लीजिए इन केस ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन केस ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जैसे हम मान लेते हैं सोडियम के लिए लेते हैं, सपोज करिए कि हमारा यही सोडियम है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। और हमको कैलकुलेट करना है 2p6 या 2p के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना हमको ये सिग्मा का मान, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, वो होगा 0, यानी इसको हम 0 मान के चलेंगे। यानी क्यों? क्योंकि इसका रिपल्सन इसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ठीक, रिपल्सन किसका इंपॉर्टेंस रखता है, इसका, इसके लिए, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसका रिपल्सन, क्योंकि न्यूक्लियस किधर है, अंदर है, ना कि बाहर है। तो ये हो गया इनका तीसरा जंक्शन। फिर देखिए, तो अभी तीसरा नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, तो हमारा चौथा पॉइंट में आपको ये देखना है कि जो देखिए जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है n-1वें सेल के इलेक्ट्रॉन का, n-1वें सेल का इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 0.85। कितना होता है 0.85। जैसे यही आपका है न्यूक्लियस मान लेते हैं हम, ठीक, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, 1 मिनट, ये क्या है आपका, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर है, ठीक, ये आपका अगर न्यूक्लियस है मान लीजिए, ठीक, तो देखेंगे, देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक, फिर देखिए ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे यहाँ भी है। अब मान लेते हैं हम कि ये आपका आउटरमोस्ट सेल है, अर्थात NS अथवा NP है, ये 2 हैं, तो उसके लिए अर्थात इसके कंपेरिजन में ये वाला क्या होगा, n-1 सेल होगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा अर्थात इस वाले सेल के इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा 0.35 होगा। बट इस वाले सेल के इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा आपका 0.85। अर्थात जो कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का इस वाले के लिए 0.85 होगा और इस वाले के लिए कितना होगा 0.35 होगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक। इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ, लिखेंगे आप द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये कौन सा कंट्रीब्यूशन, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन, द शील्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ n-1 सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक, इज कितना 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85
इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.35। फिर अगला रूल देखते हैं, आपका पांचवा रूल क्या कहता है। पांचवा रूल ये कहता है कि देखिए अगर इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब n-1 सेल के भी अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, अर्थात ये भी शील्डिंग प्रभाव डालेगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा या इससे अंदर वाले के जितना होगा, ठीक, उन दोनों के लिए, अर्थात n-2 सेल इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ठीक, या कंट्रीब्यूशन ऑफ n-2 सेल इलेक्ट्रॉन ORR ऑल इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम n-2 सेल इज कितना 1.00। इसका मतलब ये कहने का ये है कि इससे अंदर जितने भी सेल रहें, चाहे 2 रहें चाहे 4, कितने भी रहें, ठीक, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा शील्डिंग इफेक्ट के लिए वो कितना होगा 1.00 होगा। कितना होगा 1.00 होगा। जैसे हम बात करें मान लीजिए पोटेशियम के लिए, ठीक, ऐसे बना लेते हैं इस तरह, ऐसे, ठीक, देखिए ये हो गया आपका मान लीजिए प्लस वाला, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक, सपोज करिए कि हम इसको पोटेशियम ना करके क्या कह दें, कैल्शियम कह दें, तो यहाँ भी 1 होगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक, वो होगा 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इस वाले का, ये होगा 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। इस वाले का होगा या इस वाले का होगा, ठीक, इन सब का अंदर वालों का, ठीक, ये होगा 1.00 पर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ठीक। ऐसे हम कैलकुलेट करके क्या शील्डिंग इफेक्ट का मान। लेकिन अगर यही आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो डी वाला है, कौन सा है, यानी लास्ट वाला पॉइंट आप लिखेंगे छठवां, अगर वही आपका ऑर्बिटल डी वाला है तो उसके जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं कि ये लास्ट वाला आपका क्या है, डी है, सपोज करिए डी है अथवा एफ है, चाहे डी हो चाहे एफ हो, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा इनर सेल का, वो सबके लिए 1.00 ही माना जाएगा, क्योंकि ये जो डी अथवा एफ होता है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है। तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा तो इसीलिए माना जाता है कि कंप्लीटली सील्ड करते हैं, यानी पूर्णतः एकदम सील्ड करते हैं, किसको, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अर्थात द कंट्रीब्यूशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन फॉर डी और एफ इलेक्ट्रॉन इज 1.00। जैसे अगर हम बात कर लें कि सपोज करिए कि 3D 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा कंट्रीब्यूशन, तो 3D 5 के पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक, 3D 5 के पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1.00 पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। जैसे अभी हम एग्जाम्पल करते हैं तो देखते हैं, ठीक, तो इसको फिर आप पहले नोट करिए, फिर आप इधर वाला वो डायग्राम बना करके फिर हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक, सिग्मा फॉर NSORR NP इलेक्ट्रॉन, सिग्मा यानी शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू फॉर NS अथवा NP इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा आपका फार्मूला, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, 0.35 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, ठीक, वैलेंसी सेल प्लस 0.85 इंटू n-1 सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 1.00 इंटू n-2 सेल इलेक्ट्रॉन ORR ऑल इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक्सेप्ट n-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कहने का मतलब ये है कि देखिए
अगर आपको सिग्मा का वैल्यू फाइंड करना है एन अथवा एनपी के लिए, तो आप 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंसी सेल। जैसे मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम के लिए निकाल रहे हैं, तो मैग्नीशियम का आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है 12, अर्थात इलेक्ट्रॉन होंगे 12। तो आप इसको ऐसे करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1s2, ठीक 2s 2p तो 2, और फिर यहाँ 6 6 2 8 हो जाएगा, फिर 3 6 2 8 2 10, ठीक, फिर 3s2 होता है और 3p इधर होता है 0। ऐसे बनाएंगे अगर मान लीजिए इस तरह, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए प्लस वाला हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो रिपल्सर क्रिएट कर रहा है, जो शील्डिंग क्रिएट हो रही है ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो इस अंदर के इलेक्ट्रॉन से तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसे, यानी मान लीजिए हम अगर इसकी बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इस पर शील्डिंग क्रिएट करेगा, अर्थात स्क्रीन करेगा, यानी प्रभाव डालेगा। क्यों प्रभाव डालेगा, क्योंकि न्यूक्लियस यही है, इसको भी खींचेगा इसको भी खींचेगा, तो ये चाहेगा कि हम चले जाएं इसके पास और ये चाहेगा कि हम चले जाएं इसके पास। तो फाइनली ये तो इसको आने नहीं देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी इसको नहीं आने देगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई चीज़ बढ़ता है तो दूर वाले व्यक्ति को चाहता हम पाए, वो चाहता हम पाए, ठीक, तो दोनों एक दूसरे को विरोध करने लगते हैं। तो यही कहानी यहाँ पे है कि ये भी इलेक्ट्रॉन लेना, ये भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आना चाहेगा और ये भी यहाँ, मतलब इससे जुड़ना चाहेगा। ठीक, आने का मतलब क्या है, यहाँ पे जुड़ना चाहेगा, यानी इसके अट्रैक्शन फोर्स को ऑब्जर्व करना चाहेगा। ठीक, तो देखिए, तो हम कहा थे, हाँ, तो जो हम लिखे ना कि यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे हमको मान लीजिए मैग्नीशियम 12 के लिए निकालना है, तो इस दो, यहाँ पे 2 हैं, तो हम एक को छोड़ देंगे क्योंकि हमको एक पे निकालना ही है, तो बचेगा कितना, 1, अर्थात इस केस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। सपोज करिए एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, तो एल्युमिनियम के लिए यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, तो देखिए टोटल कितना है 3, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। मान लीजिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस में हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। ऐसे ही हम आगे देख लेंगे। जैसे मान लीजिए फिर क्लोरीन है, तो क्लोरीन में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, तो 7 में से आप 1 घटा दीजिए, बचेगा 6। इस तरह प्लस 0.85 इंटू n-1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाई जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले हैं इनके लिए कितना 0.85 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी संख्या से। फिर आगे जो आपका बचा है 1.0, मतलब इस वाले के लिए, या अगर सपोज करिए कि इसके अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन होता, अगर मान लीजिए कि यहाँ भी कोई सेल होता और इलेक्ट्रॉन होता, तो भी आप 1.00 से ही मल्टीप्लाई करते। तो ये फार्मूला नोट कर लेते हैं, कर लीजिए, फिर आगे हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कर लीजिए। चलिए हमें क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, कैलकुलेट 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 सिग्मा एंड जेड इफेक्ट फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, देखिए सलूशन में क्या होगा आपका, देखिए आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6, ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका 3s2 ऐसे। ठीक, अब देखिए p है नहीं, p है लेकिन p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। और ये आपका बोहर बरी के अकॉर्डिंग इसका मॉडल हो जाएगा। ठीक, बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन का भरने का, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। ठीक, अब देखिए हमको सूत्र अप्लाई करना है, तो आपका हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 2, तो 1 पे हम देखेंगे तो बचेगा कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.35 इंटू 1 प्लस n-1 कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी n-1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, बराबर देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.85 इंटू 8, फिर प्लस, फिर देखिए आपका ये n-2 इलेक्ट्रॉन है, n-2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कितना है आपका, तो ये है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा आपका 1.00 इंटू 2, सबको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 0.35 प्लस ये। ठीक, अब ठीक, ये हो जाएगा आपका 6.80, ठीक, प्लस
ये हो जाएगा 2, सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 यानी 0.35 प्लस 8.80 बराबर ये हो जाएगा 5, ठीक, और यहाँ 1 9.15 ये हो जाएगा आपका सिग्मा की वैल्यू, अर्थात सिग्मा की वैल्यू कितना हो गई, यानी सिग्मा बराबर हो गया 9.15, ठीक, सिग्मा बराबर। अब अगर आपको देखना है कि यहाँ पे जेड इफेक्ट का मान कितना होगा तो आप लिखेंगे जेड इफेक्ट को, ठीक, तो सिंस आप लिखेंगे जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो आप लिखेंगे सिंस जेड फॉर एम जी इक्वल टू कितना होता है 12, यानी इसका एटॉमिक नंबर तो हो जाएगा 12 माइनस 9.15 तो बराबर हो जाएगा 2.85, ठीक, ये हो गया आपका जेड इफेक्ट का मान। इसी प्रकार आप और भी इलेक्ट्रॉन्स का निकाल सकते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सोडियम के इलेक्ट्रॉन के, यानी कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड इफेक्ट फॉर एन ए या जेड इफेक्ट, ठीक, कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड इफेक्ट, ठीक, ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर एन ए, ठीक। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ऐसे बनाएंगे आप, ठीक, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1। तब यहाँ देखिए आप सिग्मा बराबर देखेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 0, क्योंकि यहाँ एक अकेले है तो एक में से एक कुछ घटाएंगे, यानी एक आप घटाएंगे क्योंकि आप एक पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बचने वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका 0 अर्थात 0.35 इंटू 0 प्लस n-1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 0.85 इंटू 8 प्लस n-2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो हो जाएगा 1.00 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका टोटल 0 प्लस 6.80 प्लस 2 बराबर 8.80, तो जेड इफेक्ट बराबर हो जाएगा आपका जेड माइनस सिग्मा, तो चूंकि सोडियम के लिए जेड का मान कितना होता है 11 एटॉमिक नंबर, तो 11 माइनस 8.80, तो आप घटा लीजिए तो आएगा आपका 2.20, ठीक, 2.20, ये होगा आपका जेड इफेक्ट का मान। इसी प्रकार आप बाकी भी एग्जाम्पल का कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिग्मा तथा जेड इफेक्ट का मान कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक। थैंक यू।